हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल फीचर्स ऑफ सम क्लासेस ऑफ कंपाउंड कि अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरे पास आईआर स्पेक्ट्रा कैसे शो करते हैं, कैसे देखते हैं। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को ये टेबल लर्न करनी है कि अगर मेरे पास एल्कीन है, एल्कीन के साथ कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2850 से लेकर 2960 के आसपास तक। तो आप लोगों को ये टेबल लर्न करनी थी। अगर आप लोगों को ये टेबल लर्न हो गई, याद हो गई, तो आप लोग इजीली स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रा शो कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का। ठीक है भाई। तो आज हम वन बाय वन सभी का कंपाउंड की बात करेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम एल्केन्स की बात करेंगे, एल्काइंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। तो यहाँ तो ये सिर्फ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी थी, स्ट्रेचिंग की। बेंडिंग की कुछ और आएंगे, वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। जब हम वन बाय वन बात करेंगे तो बेंडिंग की भी बात करेंगे। देखो, हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स की। एल्केन्स में मुझे पता है एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और एक मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होगी, एक मेरे पास क्या होगी सी एच स्ट्रेचिंग होगी, और एक मेरे पास क्या होगी सी एच बेंडिंग होगी, और एक मेरे पास क्या क्या होगी कार्बन कार्बन बेंडिंग होगी। जब हमने वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड निकाली थी, तो वहाँ स्ट्रेचिंग और क्या आ रही थी, बेंडिंग आ रही थी। स्ट्रेचिंग क्या, टोटल फॉर्मूला क्या था, 3n-5 किसके लिए, लीनियर के लिए, 3n-6 किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए। फिर उसमें से मैं बेंडिंग और क्या निकाल रहा था, स्ट्रेचिंग निकाल रहा था। ध्यान है। तो वही है यहाँ, वहाँ वही केस क्या है, यहाँ है। अगर मेरे पास एल्कीन है तो वहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की बात करूंगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर बैंड कर दूं तो कितनी आएगी उसकी आईआर फ्रिक्वेंसी, उसकी बात करूंगा। सी एच बॉन्ड की क्या स्ट्रेचिंग की स्ट्रेच करता हूँ तो क्या फ्रिक्वेंसी आएगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बैंड करता हूँ तो क्या फ्रिक्वेंसी आएगी। तो यहाँ चार चीज़ों की डील करेंगे। तो देखो मैंने लिख रखा है ग्रुप, मेरे पास CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है, CH हो सकता है। अगर उसमें मैं बात करूँ CH स्ट्रेचिंग की, तो जो मेरे पास वो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी 2960 से लेकर 2850 तक, और मॉडरेट होगी और क्या होगी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है। 2 और 3 बैंड्स यूजुअली शो होंगे 2890 से लेकर 2880 तक, और क्या होंगे वीक होंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगर मेरे पास सी एस स्ट्रेचिंग है तो क्या आएगा 2960 से लेकर 2850 तक कोई भी पीक आ सकती है। अगर मेरे पास CH3 है और CH2 है और CH बेंडिंग है, तो उनकी पीक कितनी आएगी आईआर स्पेक्ट्रा में 1470 से लेकर 1430 तक। ये याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है। CH की तो हमने पीछे भी बात की है, देखो 2850 से लेकर 2960, ये तो है, ये तो बात की थी हमें, वही है। लेकिन बेंडिंग वहां दे नहीं रखी थी, बेंडिंग यहाँ दे रखी है, तो बेंडिंग को आप लर्न करोगे, याद करोगे। ठीक है भाई। अगर मैं कार्बन कार्बन बेंडिंग की, कार्बन कार्बन क्या स्ट्रेचिंग की बात करूँ, तो देखो मेरे पास क्या आएगी 300 से लेकर 800 तक आएगी, और क्या आएगी वीक आएगी। ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये याद रखनी है किसकी, एक बेंडिंग का केस हो रहा है। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे एल्कीन्स की। एल्कीन्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में CS टचिंग। देखो एल्कीन्स में मेरे पास क्या आई थी, कितनी आई थी 3010 से लेकर 3100 तक आई थी। तो यहाँ देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग कितनी आएगी, वही आएगी सेम, है ना। 3010 से आ रही है, 300 3095 से लेके। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ किसकी, मोनो सब्सटीट्यूटेड की, कोई आर जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं बात करूँ CH आउट ऑफ द प्लेन, उसको बेंडिंग करना है, आउट ऑफ द प्लेन घुमाना है। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या, दोनों को ऊपर उठा लो, दोनों को क्या कर दूँ नीचे कर दूँ। एक हमने पढ़ा था बेंडिंग में, चार पढ़ा था, सीजरिंग पढ़ा था, ट्विस्टिंग पढ़ा था, वैगिंग पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, हाँ भाई, एक तो सीजरिंग पढ़ा था, एक ट्विस्टिंग पढ़ा था, एक वैगिंग पढ़ा था। आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन। RS तो क्या था, रोकिंग था। रोकिंग और सीजरिंग तो क्या थे, ऑन द प्लेन थे। और ट्विस्टिंग और वैगिंग क्या थे, आउट ऑफ द प्लेन थे। ट्विस्टिंग और वैगिंग मतलब क्या, दोनों ऊपर है तो वैगिंग एक नीचे एक ऊपर, क्या था ट्विस्टिंग है। हाँ भाई, ये पढ़े हैं ना। तो ये कह रहा है अगर मैं आउट ऑफ द प्लेन घुमाऊँ, बेंडिंग करूँ, तो दोनों को ऊपर की तरफ खींचूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी उसकी बेंडिंग की 970 से लेके 960 तक आएगी। ठीक है भाई। 970 से लेके 960 तक आएगी। मोनो सब्सटीट्यूटेड की बात कर रहा हूँ। और डाई सब्सटीट्यूटेड हो और क्या हो, ट्रांस और सीस हो, तो उनकी बेंडिंग कितनी आएगी 730 से लेके 675 तक, मोटेट तक आएगी। ठीक है भाई। अगर मैं नॉन कॉन्जुगेटेड की बात करूं तो मेरे पास, और कॉन्जुगेटेड की बात करूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग कितनी आएगी 1680 से लेकर 1620 तक, या 1660 से लेकर 1580 तक आएगी। ठीक है भाई। ये था हमारे पास एल्कीन, ये याद रखनी है आप लोगों को। अगर एल्कीन है तो मेरे पास कितनी आएगी, एल्काइंस है तो मेरे पास कितनी आएगी। अब बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग की बात की थी, कितने के आसपास थी, 3300 के आसपास थी। ठीक है भाई। अगर मेरे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड हो तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की क्या स्ट्रेचिंग आएगी, कितनी आएगी 2140 से लेकर 2100 तक। ठीक है भाई। और अगर CH बेंडिंग की बात करूँ तो कितना आएगा 650 से लेकर 610 तक आएगा। तो आप लोगों को जब कोई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखे होगे, वो कहेगा मैं, मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है,
आप बताओ इसमें कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो वहाँ क्या, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी सी एच स्ट्रेचिंग कितनी दे रखी होगी, 3300 के आसपास दे रखी होगी, नियर बाई लिख रखा है। और अगर मेरे पास बेंडिंग दे रखी है, सी एच बेंडिंग, तो वो इतनी दे रखी होगी। तो आप इसको देख के आइडिया लगाओगे कि भाई मेरे पास इतनी इतनी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है। क्वेश्चन करेंगे सब जब आइडिया लगेगा इसका सारा। ठीक है भाई, ऐसे ही क्या, ये मेरे पास दे रखा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कितनी है, 2100 देखी है हमने पीछे, देखो भाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग क्या 2100 लेके 2660, तो हमारे पास कितनी आई है 2100 तो आई है, 2140 से लेके क्या 2100 तक है। ठीक है भाई, कर लोगे। अब बात करते हैं साइक्लो एल्केन्स की, और उसमें साइक्लो एल्केन्स में आपको वही बात है, सी एच स्ट्रेचिंग की बात करनी पड़ेगी और कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सी एच बॉन्ड, तो वो उतनी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी उसकी। ठीक है भाई, नियर बाई आएगी। अब बात करते हैं किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। अगर मैं बात करूं उसमें अराइल और बेंजीनिंग से जो कार्बन हाइड्रोजन है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो कितनी आएगी, 3040 से लेकर 3010, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कितनी आ रही थी और उससे हाइड्रोजन की कितनी आ रही, इतनी तो आ रही थी भाई, वही आएगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी के आसपास, बेंडिंग भी उतनी के आसपास आएगी। पीछे पड़ क्या है एल्किन्स में, 900 से लेकर 700 तक बेंडिंग कहाँ है एल्किन की, देखो 900 के पास है, 900 से लेकर देखो, कर लोगे, बेंडिंग की बात कर रखी है उसने। अब बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, तो सी एच बेंडिंग कितनी आएगी, नहीं सॉरी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें 1600, 1580, कितनी 1500 और क्या 1450, इतनी वेरी कर सकती हैं, क्या आएंगी वेरी करेंगी। 1600 भी हो सकती है, 1580 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, 1450 भी। कब, जब मेरे पास एरोमेटिक रिंग हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो ये चारों पीक्स मिल सकती है, इन चारों में से एक मिल सकती है, वेरी करेंगे आप लोग। अब बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन की, सी एच बेंडिंग कितनी आएगी, 710 से लेकर 680 तक और 770 से लेकर 730 तक 2 बैंड आएंगे। ठीक है भाई, और अब बात करें ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, सी एच बेंडिंग की बात करें तो वही आएगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे क्या हाइड्रोक्सी कंपाउंड में एल्कोहल में हो जाएगा, ऐसे किस में हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कंपाउंड एल्कोहल में, और एल्कोहल में OH बेंडिंग, OH स्ट्रेचिंग कितनी आएगी 3600 के आसपास। देखो तो अगर मैं बात करूं तो OH स्ट्रेचिंग देखो 3600 के आसपास है। ठीक है भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में OH स्ट्रेचिंग क्या कम होगी, बात की है हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रा में बढ़ती है, इंटर में कम होती है, देखो कम हो गई। ठीक है, इंट्रा में देखो 3570 से देखो 3440 बढ़ गई ना, इससे तो बढ़ी है ना, इंट्रा में बढ़ती है, इंट्रा में पीछे हमने बात की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फैक्टर इफेक्टिंग में। ठीक है भाई, CO 1 डिग्री अल्कोहल हो तो इतनी आएगी, 2 डिग्री अल्कोहल हो तो इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, 3 डिग्री अल्कोहल हो तो इतनी आएगी, ये याद रखनी है। ऐसे ही फिनोल में है, फिनोल में क्या थोड़ी सी हो जाएगी, देखो ये क्या रखा है, एज इन केस ऑफ एल्कोहल फिनोल एग्जिस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बैंड ड्यू टू क्या OH स्ट्रेचिंग इन द क्या रेंज ऑफ क्या 3600 लेके 3250, वही आएगी OH रेंज की, तो वही बात करेंगे ना। ठीक है भाई, और कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग बैंड इन फिनोल अपीयर्स एट क्या हायर रीजन अबाउट क्या 1230 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कर लोगे, तो ये है। क्यों होगा हायर रीजन में, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एल्किन में बात करूं तो फिनोल में बात करूं तो जो कार्बन कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और अगर मैं एल्कोहल में बात करूं तो क्या क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्या एल्केन्स है। और ये यहाँ तो एल्बिडेशन क्या होगी, एल्कोहल में तो एल्बिडेशन क्या होगी कार्बन की sp3, इसमें क्या sp2 में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो मुझे मैंने कहा था ना पोलैरिटी ज्यादा, और पोलैरिटी ज्यादा तो मेरे पास क्या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ज्यादा, तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा किसका ज्यादा आएगा, एल्कोहल से फिनोल का ज्यादा आएगा, किसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में, देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ज्यादा आ रहा है, इसमें कितना है 1050 के आसपास, 1150 के आसपास, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 1230 के आसपास, क्योंकि मुझे पता है ना जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है फिनोल में, लेकिन अगर मैं अल्कोहल में बात करूं तो वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अगर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ते हैं sp2 परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेरे पास क्या बढ़ेगा, मेरे पास IR स्पेक्ट्रा का क्या बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो मेरे पास क्या IR स्पेक्ट्रा बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ने से डायपोल मोमेंट बढ़ता है, डायपोल मोमेंट बढ़ने से क्या IR स्पेक्ट्रा बढ़ता है, तो IR स्पेक्ट्रा किसका ज्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ फिनोल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ क्या एल्कोहल। ठीक है भाई, ऐसे ईथर का है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो इसमें भी आएगा ना। ठीक है, ईथर का करके देखना, ये याद करनी है आप लोगों को। एल्डिहाइड कीटोन में देख लो, एल्डिहाइड कीटोन में हमने पीछे पढ़ा है, अगर मेरे पास सैचुरेटेड एल्डिहाइड है, सैचुरेटेड एल्डिहाइड का मतलब क्या, जहाँ मेरे पास सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या 1740 लेके 1720 हमने पीछे बात की है। अगर मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगी 1710 से कहाँ हो जाएगी 1690, पीछे बात की है। कॉन्जुगेशन बढ़ने से क्या IR फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो कम होगी, देखो इससे पीछे बात की। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है जब भी कम होगी। ठीक है भाई, 1705 से कहाँ होगी 1680, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो बेंजीन है उसे क्या लगता है -I भी लगता है, तो -I के कारण थोड़ी बहुत बढ़ती है, पीछे बात की फैक्टर इफेक्टिंग में।
ठीक है भाई। ऑल आइडियल सी एच स्ट्रेचिंग कितनी हो जाएगी 2820 और क्या 2720, दो आएंगी। ठीक है भाई, तो ये दिखा रखा है, देख लेना। ऐसे कीटोन का है, साइक्लिक कीटोन और वैसे कीटोन। तो ये लर्न करनी है आप लोगों की, ये भी लर्न करनी है। लर्न करोगे तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की है, वो स्ट्रेचिंग देखो कितनी आई 3000 से तो 2500 के आसपास सैचुरेटेड की, इतनी 1725 का 1700 के आसपास। ये भी लर्न करनी है आपको, एस्टर की भी लर्न करनी है। ठीक है, ये याद करनी है भाई। ऐसे क्या अमीन्स की हैं, ऐसे क्या नाइट्राइल की हैं। मैं बात करता हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा कि कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे आईआर स्पेक्ट्रा को। तो उसके लिए इसने क्या रखा है, देखो अगर मेरे पास इसमें दो रीजन आएंगे, एक तो क्या आएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन आएगा, एक मेरे पास क्या आएगा, एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन आएगा और एक मेरे पास आएगा फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन में तो हम बात करेंगे बैंडिंग की और फंक्शनल ग्रुप रीजन में बात करेंगे स्ट्रेचिंग की। देखो इसमें लिख रखा है फॉर दिस पर्पस इंफ्रारेड रेंज ऑफ के फ्रॉम क्या 4000 से लेकर 700 सेंटीमीटर तक मे बी ब्रॉडली ट्रीटेड एज क्या कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। द रीजन फ्रॉम क्या 2500 से लेकर 4000 तक, है ना। ऑब्जर्वेशन रीजन ऑफ क्या CH का हो सकता है, OH का हो सकता है, NH सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो हमेशा ध्यान रखना जब 2500 से लेकर 4000 तक की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा तो कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ठीक है भाई, ये लिख रखा है एब्जॉर्ब रीजन। और क्या कह रखा है NH और OH बॉन्ड्स क्या एब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ क्या 3336 सेंटीमीटर, वाइल क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्जॉर्प्शन क्या 3000 के सेंटीमीटर में। तो NH और ऑक्सीजन की NH रीजन और OH रीजन की ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा क्या नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो यहाँ डायपोल ज़्यादा होगा कार्बन के कंपैरिजन में। डायपोल ज़्यादा तो पोलैरिटी ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा तो क्या मेरे पास IR स्पेक्ट्रा भी ज़्यादा। और NH और OH में से ज़्यादा किसकी OH की होगी, OH की किसके पास आएगी 3600 के आसपास, NH की कितनी आएगी 3400 के आसपास। क्यों आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा तो मेरे पास क्या पोलैरिटी ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा तो क्या डायपोल ज़्यादा, तो इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट देखो द रीजन फ्रॉम क्या 2500 से लेकर 2000 सेंटीमीटर कोरस्पॉन्ड टू क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सही बात है, 2000 से लेकर 2100 2600 तक पढ़ी है हमने। और क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑन स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई, अगला देखो द रीजन फ्रॉम 2000 से लेकर 1500 सेंटीमीटर डील्स इनवर्स क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड क्या नाइट्रोजन हो सकता है, उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। और देखा द रीजन बिलो क्या 15 सेंटीमीटर कंस्टिट्यूट क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड और क्या कार्बन सिंगल हेलोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को। तो हमेशा ध्यान रखना हायर रीजन से मैं लोअर रीजन की तरफ चलूंगा। तो लिख रखा है इसमें ऑलवेज स्टार्ट विद क्या हायर फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, द एब्जॉर्प्शन बैंड क्या ड्यू टू द क्या मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपीयर इन द रीजन ऑफ क्या अबव 1500। हमेशा हायर रीजन की तरफ चलना है और हमेशा किससे 1500 से ऊपर। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट देखो इसका, ये क्या रखा है दूसरा पॉइंट द रीजन बिलो 15 सेंटीमीटर यूज ओनली फॉर द क्या कन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड। सही बात है, मैंने बताया था पहले भी कि जो 1500 नीचे होगा रीजन उसमें क्या सेम मॉलिक्यूल और क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएगा। ठीक है भाई, अगला देखो इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर पॉसिबल टू इंटरप्रेट ईच एंड एवरी एब्जॉर्प्शन बैंड। ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि मैं हर एब्जॉर्प्शन बैंड की बात करूं, मेरे पास एक दो एब्जॉर्प्शन बैंड का भी पता लग जाएगा तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं मेरे पास एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्योंकि मुझे पता है अगर 3300 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है तो मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो। अगर मेरे पास क्या 3650 के आसपास आ रहा है तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो मैं 2-3 स्पेक्ट्रा से भी 2-3 बैंड से भी क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास क्या है। ठीक है भाई, ये कह रहा है अगला देखो द नेगेटिव एविडेंस इज ऑलवेज मोर रिलायबल। ये कह रहा है व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस इज द एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ क्या बॉन्ड और क्या ग्रुप श्योर गारंटी फॉर द एब्सेंस ऑफ पार्टिकुलर बैंड और ग्रुप। ये कह रहा है कि जो नेगेटिव एविडेंस होता है ना वो रिलायबल होता है। ये कहता है अगर मेरे पास एक दो छूट भी जाते हैं ना, अगर मेरे पास कोई एक दो स्पेक्ट्रा छूट भी गया तो कहता है गारंटी नहीं देता एब्सेंस की पार्टिकुलर बॉन्ड होगा या नहीं होगा। जो आईआर स्पेक्ट्रा है ना वो कभी भी पार्टिकुलर गारंटी नहीं देता कि मेरे पास ये एग्जिस्ट ही करेगा। ये बता देगा भाई इस रेंज में ये है, इस रेंज में ये है, इस रेंज में ये है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ओवरटोन की एंड क्या कपलिंग पीक्स की। किसकी बात करेंगे ओवरटोन की और बात करेंगे कपलिंग पीक्स की बात करेंगे। देखो भाई ओवरटोन हमेशा हमारे पास वो होते हैं उनकी जो हमारे पास फंडामेंटल बैंड्स थे वाइब्रेशन फंडामेंटल बैंड से उनसे 2 या 3 टाइम्स क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं एनर्जी के। देखो मैंने लिख रखा है इसमें लिख भी रखा है दीज हैव हायर फ्रीक्वेंसी बैंड विच में अकर एट क्या एट और क्या नियर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या 2 टाइम्स 3 टाइम्स ETC फॉर द फंडामेंटल बैंड फ्रीक्वेंसी। हमेशा ध्यान रखना जहाँ मेरे पास मान लो मेरे पास मैंने बोला कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 200 है तो ओवरटोन कितनी होंगी 600 पे होंगी या 800 के आसपास होंगी। ठीक है भाई,
आगे देखो, द ओवरटोन विच अपेयर्स एट द क्या डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मैटर इज कॉल्ड क्या फर्स्ट ओवरटोन। डबल होगा तो उसको क्या बोलूंगा फर्स्ट ओवरटोन, उससे और डबल होगा तो उसको बोलूंगा सेकंड ओवरटोन बोलूंगा। ठीक है भाई। अब देखो फॉर एग्जांपल इन द स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड सच ओवरटोन आर प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ इतने विच इज 2 टाइम्स इतने हैं। हाँ भाई कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड का होता कितना है 1600 के आसपास। ये कह रहा है देखो फॉर एग्जाम्पल इन द स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ओवरटोन्स आर प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ इतना विच इज 2 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं अगर, देखो भाई पीछे कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख 1680 की 1760 के पास। लेकिन ओवरटोन की बात करूं तो ओवरटोन मुझे कहाँ मिल रहा है 3200 लेके 3550 के आसपास, डबल हो गए ना, नियरली डबल। तो ओवरटोन क्या होंगे नियरली डबल होंगे। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कपलिंग पीक्स की। देखो भाई दीज आर द एडिशनल बैंड विच रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बाय देयर एडिशन और क्या सब्सट्रैक्शन। ये कह रहा है कि जो कपलिंग फिक्स होगी ना वो क्या कॉम्बिनेशन होगी फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, या तो मैं उनको ऐड करूंगा या क्या करूंगा फ्रिक्वेंसी सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो उनसे जो मुझे पीक मिलेंगी या आईआर स्पेक्ट्रा मिलेंगे वो मेरे पास क्या होगा कपल करेंगे, तो उसको बोलूंगा मैं कपलिंग पीक बोलूंगा। देखो कह रहा है फॉर टू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ए एंड बी एडिशन बैंड्स कैन अपीयर ए प्लस बी सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बैंड कैन अपीयर क्या ए माइनस बी सेंटीमीटर। ठीक है भाई। देखो बट ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कपलिंग वाइब्रेशन अलाउड बाय कंसिडरेशन बाय क्या क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से डील कर सकते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोreover देखो इंटेंसिटी ऑफ दिस बैंड इज वेरी लो एज कंपेयर टू क्या फंडामेंटल बैंड। O10 की तो क्या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। ठीक है भाई। अब देखो बात करते हैं फर्मी रेजोनेंस की बात करते हैं। फर्मी रेजोनेंस में क्या होते हैं देखो इसमें लिख रखा है यूजुअली क्या कह रहा है ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड। ये कह रहा है कि यूजुअली द ओवरटोन्स और जो कॉम्बिनेशन बैंड है आर मच लेस इंटेंस देन क्या फंडामेंटल बैंड। ये जो ओवरटोन होते हैं और जो हमारे पास क्या होते हैं कॉम्बिनेशन बैंड होते हैं वो लेस इंटेंस के होते हैं किससे फंडामेंटल बैंड से। बट इफ द एनर्जी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इज क्वाइट क्लोज टू दैट ऑफ क्या ओवरटोन और क्या कॉम्बिनेशन बैंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड। सही बात है। अगर ये कह रहा है कि मेरे पास कोई भी फंडामेंटल बैंड हुआ उसकी एनर्जी किसके नज़दीक हुई ओवरटोन के या किसके कॉम्बिनेशन बैंड के, तो वो एनर्जी क्या करेगा ट्रांसफर करेगा ना। ये तो कह रखा है ओवरटोन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द क्या फंडामेंटल वाइब्रेशन टू द एडिशनल वाइब्रेशन। सही बात करें एडिशनल वाइब्रेशन की बात करेगा। दिस इंक्रीज द इंटेंसिटी ओवरटोन और क्या कॉम्बिनेशन बैंड। ये क्या करेगा ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड की इंटेंसिटी क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। दिस मैकेनिकल कपलिंग बिटवीन द फंडामेंटल बैंड एंड क्या एडिशनल बैंड इज नोन एज क्या फर्मी रेजोनेंस। देखो मैंने क्या कहा मुझे पता है अगर मेरे पास फर्मी रेजोनेंस की बात करनी है तो जो मेरे पास ओवरटोन है और कॉम्बिनेशन बैंड है वो लेस इंटेंस के होते हैं फंडामेंटल बैंड से, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती है एक की ज़्यादा होती है एक की कम भी होती है। ठीक है भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके बीच में एनर्जी का गैप कम हुआ तो जो फंडामेंटल बैंड है वो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा किसको ओवरटोन को और किसको करेगा कॉम्बिनेशन बैंड को। और जब एनर्जी का ट्रांसफर करेगा ओवरटोन को और कॉम्बिनेशन बैंड को तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। उसी फिनोमेना को बोलूंगा मैं फर्मी रेजोनेंस बोलूंगा। ठीक है भाई। अब देखो एक कंपाउंड का मैं आईआर स्पेक्ट्रा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो भाई अगर मैं आईआर स्पेक्ट्रा करूँ तो मेरे पास आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एसिटिक एसिड की बात करूँ मैं अगर, तो मुझे पता है OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अगर मैं एसिटिक एसिड में बात करूँ तो 3000 के आसपास आएगी। वो मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कितनी आती है। देखो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास है ना, कहाँ गया भाई देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी 3000 से लेकर 2500 के आसपास। तो OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आई 3000 के आसपास। देखो भाई आई। हाँ भाई कार्बन डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करूँ देखो कार्बन डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करूँ कहाँ गया भाई ये नहीं दे रखा ये दे रखा 1725 लेके 1700 तक। तो कहाँ आई बीच में है 1500 ज़्यादा है 1725 के आसपास आ रही है। हाँ भाई CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करूँ देखो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 1250 के पास 1250 के आसपास है ना। OH बेंडिंग देख लो और ये हमारे पास स्पेक्ट्रा हो जाएगा RS बस। अगर वैल्यू याद है तो कर लोगे। अब मुझे पता है यहाँ OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात होगी और इसकी होगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे याद होंगी तो मैं लिख के स्पेक्ट्रा बना दूंगा उसका। ठीक है भाई। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना है इनको, ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सीधी सी बात है किसके लिए काम आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हर सब्सटेंस अपना अलग अलग क्या देगा अलग अलग वो देगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अलग अलग पीक देगा यार में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या फंक्शनल ग्रुप की बात भी कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ भाई और स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब मेरे पास कुछ और था मैंने उसका आईआर स्पेक्ट्रा लिया उसके बाद मेरे पास कुछ और मिला मतलब रिएक्टेंट मेरे पास एल्डिहाइड था और मैंने उसका रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया। तो रिएक्टेंट का मैंने क्या ले लिया आईआर स्पेक्ट्रा ले लिया। फिर मैंने प्रोडक्ट का आईआर स्पेक्ट्रा लिया तो मुझे पता लग गया ना कि भाई प्रोग्रेस रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है।
अगर आई आर स्पेक्ट्रा सेम आ रहा है तो रिएक्शन नहीं हुई है, और आई आर स्पेक्ट्रा अलग अलग आ रहा है तो रिएक्शन हुई है, तो ये बताता है। और डिटेक्शन ऑफ क्या, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की बताता है रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास आई आर स्पेक्ट्रा का लास्ट लेक्चर था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, हमेशा ध्यान रखना आई आर स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन जब होंगे जब आप लोगों को क्या होगा, आई आर फ्रिक्वेंसी याद होंगी, ठीक है, उसके और कुछ नहीं हो सकता। आई आर फ्रिक्वेंसी याद करनी ही पड़ेंगे आप लोगों को। और इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, 16 एग्जांपल आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जो भी डाउट हो गया आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था। कोई भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर लें, मैं उसी टाइम आपको कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस हो चुका है। नेट लास्ट मिनट थी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो कोई भी, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू।